जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है इतिहास, और इतिहास में भी वो कौन सा टॉपिक, तो रॉलेट एक्ट। अब आप बोलेंगे कि आपका पिछला वीडियो जो था वो प्री हिस्ट्री पे था, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में, और अब आप डायरेक्ट कौन सा टॉपिक लेते आए हैं, रॉलेट एक्ट। इसमें तो जरा भी क्रमबद्धता नहीं है, और आपने ही कहा था क्या, तो इतिहास में क्रमबद्धता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी होती है। लेकिन देखिए, हर चीज़ में नमक मिर्च मसाला जब तक नहीं आएगा तब तक उस चीज़ को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो उसी नमक मिर्च का काम करने वाला है कौन सा, ये रॉलेट एक्ट। तो आइए पढ़ते हैं ये रॉलेट एक्ट क्या है। ठीक है, पहले देखिए, रॉलेट एक्ट जो कि 19 मार्च 1919 में भारत में पेश कर दिया गया कि ये एक्ट भाई साहब अब थोप दे रहे हैं तुम लोग पे, अब तुम लोग इसको झेलते रहो। क्या था ये, तो ये रॉलेट एक्ट क्रांति जो हो रही थी भारत में, तो उसी क्रांतिकारियों के पतन के लिए, उसी क्रांति के दमन के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, वो किसके नेतृत्व में, तो सर सिडनी रॉलेट नाम का एक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में ये रॉलेट एक्ट पारित कर दिया और हमारे देश में थोप दिया गया। थोपना समझ रहे हैं ना, बेवजह और क्या बोलते, जबरदस्ती थोप देना। लागू नहीं हो कह सकते इसको, इसको थोपना ही कह सकते हैं। देन उसके बाद अब देखिए, एक सवाल यूपीएससी पूछ दिया था कि रॉलेट एक्ट हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उसके मतलब कि उसका जो नेतृत्व किया हुआ था इस एक्ट का, उस व्यक्ति का जो टाइटल था वो रॉलेट था, इसीलिए क्या बोल दे, इसको रॉलेट एक्ट बोल देते हैं। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है, ठीक है, इसका ओरिजिनल नेम क्या है, तो मैंने यहाँ लिख भी रखा था, क्या है, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990। ये जो इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट का पूरा नाम ये हो गया। लेकिन हम लोग इसको भारत में काला कानून भी कहते हैं। और ये कौन कहते, हमारे महान राष्ट्रपिता बापूजी, मतलब महात्मा गांधी, उसका कहना था कि ये एक काला कानून है। ठीक है, वो क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, इस कानून के तहत, इस कानून के अंतर्गत ऐसा प्रावधान था कि मात्र संदिग्ध मात्र से, मतलब कि समझ सकते हैं, किसी को अगर शक हो गया कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ, उसके मतलब सरकार के विरुद्ध कुछ बातें कर रहे हैं या फिर उसके लिए क्रांति लाना चाह रहे हैं, क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं, तो आपको शक मात्र से ही क्या कर दिया जाएगा, समझ सकते हैं आप लोग, जेल में डाल दिया जाएगा, वो भी 2 साल के लिए। और उसमें भी क्या, तो बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के। आप समझते दलील, वकील और अपील क्या होता है। दलील समझ रहे, जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, बिना हेलमेट के दोस्तों के साथ घूमते घूमते जा रहे हैं। अब आपको कहीं पर ट्रैफिक हवलदार रोक लिया और बोल दिया भाई साहब हेलमेट काहे नहीं पहने हो, तो आप लोग कुछ सफाई तो अपने ऊपर देंगे ना कि ये हो गया था, ये हो गया था, हम लोग जल्दी में थे, ये हो गया है, वो हो गया, तो कुछ सफाई तो देते होंगे ना। तो उसी सफाई को दलील कहा जाता है कोर्ट के लैंग्वेज में। ठीक है, यानी अदालत के लैंग्वेज में। तो यानी उसमें कोई दलील नहीं थी, कोई दलील लेने की जरूरत नहीं, आपको शक हो गया, आपको डाल दिया जाएगा जेल में। ऊपर से ना ही कोई वकील आपकी वकालत करने के लिए आएगा, पढ़ा लिखा वकील आपके पक्ष में कोई दलीलें पेश नहीं कर सकता, यानी बिना वकील के और बिना अपील के भी। मतलब अगर आप लोगों को वो लोग जेल में डाल दिया है, तो आप लोग क्या, मतलब कि आप लोग कहीं, जैसे अभी क्या होता है कि अगर आप लोग को यहाँ पर जिला कोर्ट जो होता है, उससे जिला न्यायालय जो होता होगा, सिविल कोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको नहीं, मतलब थोड़ा बहुत क्या खटपट रहेगी कि नहीं, गलत फैसला हुआ यहाँ पर, हालांकि बहुत सोच समझ के फैसला लिया जाता है। उसके बाद कहाँ आप लोग अपील करते हैं, जाके हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो वो अपील का भी प्रावधान इसमें नहीं था, इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के है, और वो भी बिना, मतलब इन तीनों चीज़ों के बिना ही आपको 2 साल के लिए अंदर धकेल दिया जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, काला कानून। वो भी कौन, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने। देखिए, अब कोई भी कानून पारित होता है तो हमारे जान रहे हैं कि बहुत सारी आंदोलन चलाए गए सारे कानूनों को मतलब दबाने के लिए। जो कानून जो मतलब कि जो असभ्य था एकदम, कुछ एकदम क्या बोलते हैं, एक दमनकारी कानून था, ये समझ सकते हैं ये। अब क्या बात होगी, तो इसको काला कानून तो बोल दिया गया है, और लेकिन क्या वो काला कानून बोल देने से क्या ये एक्ट वापस ले लेगा, नहीं, इसीलिए आंदोलन चलाया जाता है। तो आंदोलन कौन सा चलाया था, रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन 1919 को, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। वो भी कब, तो 1919 में। लेकिन देखिए, कोई भी आंदोलन चला रहा है, जो भी नेतृत्व, जो मुख्य उसमें नेतृत्व करता है, तो वो तो हर जगह तो उपस्थित नहीं हो सकती, इतना बड़ा भारत देश में। अब जैसे कि मोदी जी वहाँ पर हैं, ठीक है, अब वो मोदी जी को नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि कोई भी आदमी किसी से खुश ना होकर कोई आंदोलन चला रहा है, ठीक है,
अब वो सब जगह तो उपस्थित नहीं ना हो सकता, भगवान थोड़ी कि हर जगह व्याप्त रहेगा। लेकिन इसीलिए क्या किया, उन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों को मतलब डोर संभालने के लिए दे दिया कि भाई साहब आप यहाँ की बागडोर संभालिए, हम उसको वहाँ की दे दिए। तो उसी तरह दिल्ली का जो यानी दिल्ली का जो बागडोर संभाले हुए था वो कौन था, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद उन्होंने क्या किया, तो 30 मार्च को इसी के साथ साथ रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व संभालने के साथ साथ ही और एक आंदोलन छेड़ दिया। कौन सा, तो वो कर मत दो आंदोलन। कौन सा आंदोलन था वो, कर मत दो आंदोलन। देखिए एक टॉपिक में और आप लोग फंस सकते हैं कि ये आंदोलन चलाया किसने, तो स्वामी श्रद्धानंद ने। लेकिन ये जो नारा है कर मत दो, ये किसने दिया, तो सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, उसी की इमारत बनी हुई, इमारत बोल रहे हैं, उसी का स्टेच्यू बना हुआ ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। देखें थोड़ा फबल होता है मुंह में, मतलब। तो देखिए अब बात करते हैं 6 अप्रैल की। यहाँ तक तो 30 मार्च को कौन, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा कर मत दो आंदोलन चला दिया गया। 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया, एक देशव्यापी हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया, एक देशव्यापी हड़ताल कर दिया। कौन, तो गांधी जी। उसके अगले ही ठीक 2 दिन बाद 8 अप्रैल को गांधी जी को बोला चलिए आपने इस कानून का उल्लंघन किया है और इस कानून के तहत किसी को भी शक मत से, लेकिन आपने तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से क्या क्रांति ला रहे हैं आप, ठीक है, इसीलिए आप चलिए, जेल में ही आपका स्वागत होगा। तो क्या हो गया कि 8 अप्रैल को गिरफ्तार हो गए गांधी जी, ठीक है। अब बात करते हैं सत्याग्रह का मुख्य केंद्र कौन सा था। कोई भी चीज का मुख्य केंद्र होता होगा ना, कि जहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब कि आंदोलन का प्रभाव सबसे ज्यादा हो, तो वो कौन सा था, तो वो पंजाब, हमारा जो पंजाब है, ठीक है भाई। तो हमारे पंजाब में जो है सबसे ज्यादा इस आंदोलन का प्रभाव था, इसीलिए इसको सत्याग्रह का मुख्य केंद्र कहा गया, ठीक है। उसमें वहाँ के 2 बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रख्यात नेता वहाँ पर हुए, समझ सकते तभी के दौर में, जिन्होंने रॉलेट सत्याग्रह का बागडोर बहुत अच्छे से संभाला था। तो 9 अप्रैल को, 8 अप्रैल को इनको गिरफ्तार कर लिया और 9 अप्रैल को जो सत्यपाल जी थे, डॉक्टर सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों प्रखर नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। किसके था, तो वही रॉलेट सत्याग्रह जो जिसने चलाया था। तो पंजाब की बागडोर किसने संभाली हुई थी, ये दोनों ने। अब देखिए ये सारी बातें तो हो गई, अब चलेंगे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ, ठीक है। कि वो 13, क्योंकि 9 अप्रैल तक की कहानी मैंने आप लोगों को बता दिया, और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल को। अब समझते हैं दोनों में कनेक्शन क्या था, इस रॉलेट एक्ट में और जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो आइए चलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड में, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट। आइए जानते हैं अब कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी के गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों में एक आक्रोश सा आ गया था, मतलब एक अजीब टाइप का लगने लगे, क्यों लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो उसी के चलते 13 अप्रैल को, जो कि दिन कौन सा था, तो वैसाखी का दिन था, जो कि पंजाब में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो उस दिन शांतिपूर्ण विरोध सभा गठित की गई, कहाँ पर, तो जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग में पंजाब के लोगों के द्वारा, पंजाब में भी कौन सा, तो वो अमृतसर में, क्योंकि जालियांवाला बाग कहाँ पर है, तो अमृतसर में। तो अमृतसर के लोगों ने क्या किया, जालियांवाला बाग में जाकर एक शांतिपूर्ण विरोध सभा गठित कर दी। उसके बाद जब ये गठित हुई, तभी 13 अप्रैल को भारत का वायसराय कौन था, 13 अप्रैल मतलब कि 1919 के दौर में, तभी के दौर में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तभी का भारत का वायसराय कौन था, तो चैम्सफोर्ड तभी के वायसराय थे। तो वायसराय मतलब कि अभी के दौर में क्या, प्रधानमंत्री मान लीजिए। तो तभी का समझिए प्रधानमंत्री कौन था, तो चैम्सफोर्ड था। उसके बाद पंजाब का, क्योंकि ये कहाँ पर है, पंजाब में, पंजाब में किस पर्टिकुलर प्लेस में, तो अमृतसर में। तो पंजाब का तभी का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ओ डायर, ठीक है, ओ डायर थे तभी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो देखिए वायसराय मतलब प्रधानमंत्री, इसको मुख्यमंत्री मान लीजिए, स्टेट का रहेगा ना का अलग से शासक। तो उसी तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी मुख्यमंत्री मान लीजिए कौन था, तो ओ डायर। इन्होंने ही क्या दिया था, आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था। तो आप लोग ओ से ऑर्डर याद रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि ओ डायर ने गोलियां चलवाई थी या आदेश दिया था। तो ओ से ऑर्डर, ओ से ओ डायर। चलिए, और अमृतसर का सेनापति समझ लिए। अब देखिए कोई मुख्यमंत्री है तो आदेश किसको देगा, डीएम को देगा, एसपी को देगा कि आपके वहां पर ये हो रहा है, तो समझ लीजिए एसपी था तभी, जनरल।
तो हम लोग क्या बेसिकली क्या बोलते हैं कि जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई। तो जनरल क्या था, उसका पद था, उसका नाम क्या था, आर डायर था नाम, ठीक है। तो जनरल उसका पद था। तो अमृतसर का जनरल कौन था, तो आर डायर। तो इनके द्वारा ही गोलियां चलाई गई थी। तो और वो गोलियां अकेले थोड़ी, तो आर्मी की टुकड़ी लेके आई थी। तो वो किस आर्मी की टुकड़ी थी, तो गोरखा आर्मी की थी। बहुत सारा टुकड़ी होता है, बहुत सारा रेजिमेंट, इसलिए मैंने यहाँ रेजिमेंट लिखा है। तो रेजिमेंट बहुत सारा होता है। तो किस रेजिमेंट का था, तो गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट को ले आया और वहां पर बोला कि धड़ाधड़ गोलियां चला, ठीक है। लेकिन और एक खराबी क्या था इस जालियांवाला बाग में, कि वहाँ एग्जिट डोर है ना, मतलब कि बाहर जाने का जो रास्ता वो एक ही तो था, एक ही रास्ता था एकदम, जिसके कारण उसको बंद कर दिया गया। और एक ऊंची दीवारों से घिरी हुई वो बाग था, समझ लो जालियांवाला बाग। और उसमें क्या था, एक कुआं भी था। लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे। सोचिए वो नज़ारा कैसा होगा। आप लोग कभी अकेले में बैठकर सोचिएगा कि उस समय की जो बच्चों को लेकर गया होगा, तो उस बच्चों पे भी गोलियां चली, उस बच्चे की भी जान गई। तो सोचिए कितना दमनकारी था ये कानून, जिसके चलते इतना बड़ा हत्याकांड एक अंजाम में आ गया। लेकिन बोलते हैं ना कि लंका नहीं जलता, मतलब कि लंका ध्वस्त नहीं होता, लंका का अस्तित्व बना रहा था अगर उसका भाई लंकापति यानी रावण का भाई विभीषण राम जी के साथ नहीं जाते। इसीलिए बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका जाए। तो यहाँ पर घर का भेदी कौन था, तो यहाँ पर घर का भेदी था हंसराज नाम का एक व्यक्ति। इसी ने सूचना दे दिया था कि वहां पर ऐसे 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 बैठक हो रहा है सरकार के विरोध में, और विरोध प्रदर्शन वो सब करने वाला है, ठीक है। तो यही बोलता है। और सही बात है, ये सबको मालूम है कि दिल जो है ना वो अपने ही दुखाते हैं, क्योंकि नहीं तो गैरों को कैसे पता होता कि दिल ये दुखता क्यों है और दुखता कैसे है। तो ये हंसराज ही था, इसीलिए हम यहाँ पर भारत का गद्दार लिखे हुए हैं इसको। अभी हमको मिल जाता है तो सच में इसका थोतन तोड़ देते। थुतुन समझ रहे हैं ना आप लोग, समझदार होंगे आप लोग बाकी। तो इसका थुतुन तोड़ देने का मन करता है हंसराज का। इतना बड़ा जो हत्याकांड हो गया, जिसमें लगभग 1650 लोगों की जानें गई है। उस हत्याकांड के बाद हमारे जो बहुत सारे महापुरुष हुए, उन लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां वापस करनी शुरू कर दी। मतलब कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत सारी उपाधियां मिली थी हमारे महापुरुषों को, क्योंकि वो लोग एक मतलब कि एक व्यक्तित्व थे तभी भी, ठीक है। तो एक थे शंकरन नायर, ये एक भारतीय थे जो कि वायसराय परिषद यानी तभी के वायसराय जो थे, जैसे कि प्रधानमंत्री का एक ऑफिस होता है ना, उसी तरह उसका भी एक कार्यकारी परिषद हुआ करता था। तो उस परिषद में शंकरन नायर भी एक पद पर थे। तो उसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हमको यहाँ रहना ही नहीं है। जिस परिषद में जिसके कार्यकाल में ऐसा ऐसा दमनकारी घटनाएं हो रही हो, तो वहां पर हमको काम ही नहीं करना है। तो उन्होंने भी वो उससे इस्तीफा और त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद बात करते हैं जमनालाल जी की। ये गोलमाल वाले जमनालाल नहीं है, ये अलग जमनालाल है। इसको जमनालाल को क्या राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, इन्होंने भी वापस कर दिया। क्या वापस कर दिया। उसके बाद बात करते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तो गांधी जी को केसरे हिंद कहा जाता था, तभी केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब हमको भी नहीं चाहिए, ठीक है, हमको भी ये उपाधि नहीं चाहिए आपसे, आपके द्वारा देखिए क्या क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे परम पूजनीय गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको सर तथा नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो भी उन्होंने वापस कर दी। तो ये अक्सर सवालों में पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसके बाद यानी किस घटना के बाद वापस लौटा दी थी, ठीक है। तो वो कौन सा घटना था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। देखिए अब कोई भी घटना होता है, देखिए इतना बड़ा घटना हो गया, कोई भी अगर घटना होता है, कोई भी घोटाला होता है ना, उसके बाद एक कमीशन बैठा दिया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है। सरकार की तरफ से क्या एक आयोग गठित कर दिया जाता है उसके जांच के लिए। तो यहाँ भी एक जांच आयोग गठित किया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से। वो कौन सा था, तो हंटर आयोग। हंटर आयोग के नाम से एक आयोग मतलब एक जांच आयोग गठित कर दिया गया। कब, तो 1919 को ही। लेकिन इसके तहत इनका क्या कहना था कि जो ओ डायर है आदेश देने वाला, उसको निर्दोष बोल दिया। एकदम निफुट है आप, मतलब निफुट समझ रहे हैं ना, एकदम निर्दोष। और क्या कहा कि उसमें सिर्फ 379 यानी 379 लोगों की ही जाने गई हैं, इससे ज्यादा लोगों की जान नहीं गई है, ठीक है। जबकि इसका आंकड़ा कितना था, 1650 का। तो समझ सकते 4 गुना कम करके यहाँ बताया जा रहा है, तो कितना गलत कर रहा था। लेकिन कांग्रेस के तरफ से भी एक
जांच आयोग गठित किया गया, जिसका क्या, किसके नेतृत्व में, तो मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित कर दिया गया। लेकिन इसके अनुसार क्या था कि ओ डायर को दोषी साबित किया गया। तो ओ डायर को किसके अनुसार, तो मदन मोहन मालवीय के अनुसार ओ डायर को दोषी साबित कर दिया, दोषी करार दे दिया गया। लेकिन तभी तो कांग्रेस को उतनी मान्यता नहीं थी, जिसके कारण ये जो आयोग था इसका मान्य उस समय नहीं दिया गया। लेकिन बोलते हैं ना कहीं एक क्रांतिकारी ऐसा भी होता है जिसके मन में खुन्नस रह जाती है। तो पंजाब के ही अमृतसर के थे एक उधम सिंह नाम का लड़का, समझ लीजिए। उधम सिंह जो थे, उन्होंने इस वाले आयोग का बात को अच्छे से सुना। उसके बाद बोला कि अच्छा चलिए, आपने उसको दोषी तो बोल दिया, उसको सजा भले ही ना मिली हो सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन सजा हम देंगे, ठीक है, और ऐसा सजा देंगे कि जिंदगी भर ब्रिटिश लोग याद रखेगा। तो 1940 में, यानी लगभग सोच सकते 21 साल बाद, देखिए ये कब हो रहा था, तो 19 को हुआ। कब सजा देने के लिए रेडी हुआ, वो 1940 को। तो 1940 में इसके बाद देखिए और एक बात यहाँ पर कि हंटर आयोग में जब इसको निर्दोष ठहराया गया, उसके बाद क्या, उसको बुलाया गया लंदन, और वो उसको क्या, एक तलवार दिया और बोला कि बहुत अच्छे किए हो तुमको तो उसको अवार्ड मिला, समझ लीजिए, तलवार के रूप में, कि तुम बहुत अच्छा किया, वहाँ के आदमी को मार दिया। तो सोचिए कितनी बुरी बात है कि ऐसा भी हुआ है हमारे देश में। तो ये उधम सिंह जो थे ना, इसको बहुत गुस्सा आया उसके बाद, क्योंकि समझ सकते माँ बहन बेटी सबकी जाने गई थी उसमें। तो उधम सिंह के द्वारा 1940 में चला गया लंदन। तब तक तो ओ डायर बूढ़ा भी हो चुके होंगे, तो तभी वो लगभग अपने एज के, मतलब अपने जिंदगी के चरम अवस्था में थे, चरम सीमा में थे। तो वहाँ पर केस्टोन हॉल है एक लंदन में, वहाँ पर गया और बोला कि कहाँ पर है ओ डायर, कहाँ मिलेंगे, तो बोला कि है यहाँ मिलेगा। तो वो गया वहाँ पर, बोला क्या तुम ही है रे ओ डायर, तो बोलता हाँ हम ही है। तो उसके बाद क्या बोला कि तुम्ही ने जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, तो उसको तो अवार्ड मिला था। वो बड़े गर्व से बोल रहा हाँ हम ही ने किया था ऐसे ऐसे। तो बोलता अच्छा भाई तुम्ही ने किया था ना, तो हम भी उसी दिन कसम खा लिए थे कि तुमको जब तक मारेंगे नहीं तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, और लेकिन अब हम मेरे चैन की सांस लेने का दिन लगता आ गया है। और क्या किया, ढाई 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 गोली दाग दी उसके सीने पर, और वहां पर उधम सिंह के द्वारा ओ डायर की मृत्यु करा दी जाती है। मतलब मृत्यु उसके द्वारा, किसके, एक इंडियन के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां पर धाए धाए करके पुलिस आ गई, जानबे करते पुलिस तो आएगी ही। उसके बाद क्या बोल दिया कि ये सिर्फ इंडियन से पंगा लेने का नतीजा है, अगर आप लोग जल्दी से ही हमारे देश से विदा नहीं ले लेते तब तक, मतलब कि एक एक का ऐसे ही हश्र होगा। ये तो सिर्फ टीजर था, ट्रेलर अभी बाकी है, और पूरी फिल्म जब चलेगी ना तब, और पूरी फिल्म कब चली, तो 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। तो ये टीजर दिखाया था उधम सिंह ने, कहाँ पर, तो लंदन में जाकर उसी के घर में घुसकर इंडियन ने उसको, एक भारतीय होने के नाते इन्होंने केस्टोन हॉल में जाकर ओ डायर को मौत के घाट उतारा था। और किस चीज का बदला लिया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड का। लेकिन इसकी भरपाई तो पूरी नहीं की जा सकती है, ये बहुत ही दुखद घटना थी तभी के लिए, और अभी के लिए भी एक सोच सकते काला दिन था वो हमारे लिए, हमारे पूरे इतिहास की एक, जब देखा जाए भारतीय इतिहास में एक बहुत खराब, और क्या बोलते, मत ही बोलिए इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, इतना ही गंदा दिन था, इतना ही काला दिन था। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्या था रॉलेट एक्ट, क्या था जालियांवाला बाग हत्याकांड, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें भूलने लायक है। अगर आप लोग ये बातें भूल जाते हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोग सच्चे भारतीय हैं। इसीलिए इसको याद कीजिएगा, याद क्या, इस अपने आप माइंड में फिट हो जाएगा ये सारी बातें। और अगर सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।